नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हैं अबू सर जी। अबू सर जी एक कैलिबर बिजनेस सपोर्ट कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। आज हम इनसे जानेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कह दूं, जिसकी पाँव जमीन पे होती है आसमान की बुलंदियों को जरूर छूते हैं। आज हम जानेंगे एक मालेगांव के धरती से आज बॉम्बे में पहुँच के एक कैलिबर बिजनेस सपोर्ट कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पे पहुँच जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। सर, आज आप जिस पद पे हैं, अच्छे को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है यार। बहुत लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उस अचीवमेंट को पाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, आप इस सफ़र के बारे में अपना एक इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अपने बारे में अपनी बात रखने के लिए आपने जो अवसर दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अबू स्वाले है। मैंने क्वालिफ़िकेशन मेरा MBA हुआ है ह्यूमन रिसोर्स से, और मैं अभी फ़िलहाल कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में वर्किंग हूँ एज अ जनरल मैनेजर, जो मैं स्टाफिंग और की अकाउंट मैनेजमेंट डिवीज़न को हेड करता हूँ। रहने के लिए मैं मरोल में सागबाग लोकेशन में हूँ और तकरीबन 15 सालों से मुंबई में हूँ। 2010 में मैं दिसंबर महीने में मुंबई आया हुआ था, एंड मैंने फिर DAKC जो धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी है कोपर खैरने में, वहाँ पर मैंने अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू किया वहाँ से एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, जिसका इंटरव्यू मालेगांव में ही हुआ था 2010 में अक्टूबर-नवंबर महीने में। सर, आपने पहले कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आरंभिक पढ़ाई लिखाई हुआ, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरा जन्म हुआ है 18 फरवरी 1991, एंड फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग किया करता था मैं। फादर मेरे ड्राइवर हुआ करते थे, और फैमिली में हम 3 भाई और 1 बहन है, जिसमें और फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में ही रहते थे, दादी दादा भी साथ में ही रहते थे। वहाँ से स्कूलिंग हुआ मालेगांव से, उर्दू मीडियम से स्कूलिंग कंप्लीट किया। 10वीं क्लास तक के, 10th क्लास तक के मैं उर्दू मीडियम से ही पढ़ा। उसके बाद 11th-12th इंग्लिश मीडियम से हुआ, जो कि मैं कॉमर्स से किया हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने MSG कॉलेज से कंप्लीट किया। फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी पुअर रहा, चीज़ों की कमी हुआ करती थी, पर हाँ, हमारे फादर ने काफ़ी हद तक के हमारी सारी ज़रूरियात को पूरी किया। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके मतलब हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे जो बड़े भाई थे, उन्होंने भी डिप्लोमा, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, मगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट किया और फिर काम करने में लग गए। फिर उसके बाद जो फादर थे मेरे, उनको भी एक सपोर्ट मिला बड़े भाई के काम करने की वजह से, जिससे फिर मेरा एजुकेशन हुआ, मेरी बहन का एजुकेशन हुआ। उसके बाद छोटे भाई का भी एजुकेशन चला, और फिर देखते ही देखते वक्त तेज़ी से बढ़ा और फिर 10वीं क्लास आ गई। हाँ, बचपन में एक चीज़ ज़रूर हुई मेरे साथ में, काफ़ी बीमार रहा करता था मैं बचपन में। एक जो मेरा पैर था, ये मतलब अचानक कूलर आता है हमारा, वाटर कूलर, जिसकी वजह से कुछ ठंड हवा लगने से वर्क नहीं कर रहा था ये पैर। तो काफ़ी दिक्कतें हुई, उसमें बहुत परेशानियां झेली मेरे फादर ने, और फिर मुंबई से इलाज किए, मालेगांव से भी इलाज किए, और बहुत 2-3 साल समय निकालने के बाद फिर तब जाके ठीक हुआ, और फिर सब कुछ सही हो गया। 10वीं क्लास तक तो उर्दू मीडियम से ही एजुकेशन हुआ मेरा, मालेगांव में ATT हाई स्कूल से, जो कि मालेगांव में है। उसके बाद 11th-12th भी ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से कंप्लीट किया मालेगांव में। उसके बाद MSG कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, BA इन इंग्लिश लिटरेचर में। और फिर इसके बीच में 10वीं और 12वीं होने के बाद 12वीं क्लास में हुआ ऐसा कि किसी बीमारी की वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट गया और मैं फ़ेल हो गया। हाँ, 12वीं क्लास में मैं फ़ेल हूँ
उसके बाद मैंने रिपीट किया और रिपीट करने के बाद मैंने एग्ज़ाम पास किया। तो 2 बार एग्ज़ाम देकर मैं 45% से पास आउट हुआ 12th क्लास। उसके बाद एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा था, तो घर पे प्रेशर था कि पढ़ना है, और पढ़ना तो था ही, क्योंकि घर में अगर कमाने वाला 1 से 2 हो और फैमिली बड़ी हो, सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है पढ़ाई करने के अलावा, है ना। पढ़ाई करके खुद के ऊपर डिपेंड होकर ही हम कुछ कर सकते हैं। फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था ज़्यादा और ना कोई बिजनेस था, सो एक ये प्रेशर भी था, तो जिसकी वजह से पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद 12th जब मैंने कंप्लीट किया, तो थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। कभी घर में कहा नहीं गया कि आप काम करो, घर में पहली प्रायोरिटी यही थी कि आप पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप काम वगैरह के लिए देखना। सब चीज़ें पूरी हुआ करती थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, देर से मिलती थी मगर मिलती थी ज़रूर। सो फादर का काफ़ी इसके अंदर योगदान रहा, और सभी फादर का होता है, बट हर किसी बच्चे के लिए उसके फादर बहुत मायने रखते हैं, और उनके किया हुआ कभी भूलता नहीं है इंसान। सो वही हुआ। फिर 12th क्लास के बाद छोटी मोटी वहाँ पे 10th क्लास के बाद ही मैं ट्रैवल्स कंपनी में और एक एयरटेल के ऑफिस में डॉक्यूमेंट चेक करना, तो ये शुरू से ही रुझान रहा मेरा कि मैं काम करूँगा, कुछ करना है। तो 2-3 जगह पे काम किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब हम काम करने लग जाते हैं ना, तो हमें चीज़ें पता लगना शुरू हो जाता है कि काम करने के बाद ये पोस्ट होती है, वो पोस्ट होती है, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इस जगह पे पहुंचेंगे। तो वो सब चीज़ें आना शुरू हो गई थी। हम लोगों को देखते हैं कंपनियों में या फिर कहीं पे काम करते हैं जब, तो इस चीज़ का पता चल जाता है। सो 10वीं बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था, पर जो प्रोफेशनल जर्नी जिसको हम बोलते हैं वो 12वीं के बाद शुरू हुई। सो 12वीं कंप्लीट करने के बाद एक न्यूज़पेपर जो हमारा मालेगांव का लोकल न्यूज़पेपर है, शामनामा, आपने सुना होगा नाम, जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, बहुत ही उम्दा न्यूज़पेपर है वो, और बहुत सालों से चला आ रहा है। सो उसमें एक ऐड आया कि IS प्लाजा होटल में रिलायंस कंपनी के कॉल सेंटर का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। रात में मैंने न्यूज़पेपर देखा और दिमाग बना लिया कि जाना है और देना है इंटरव्यू। इंग्लिश पहले से ही ठीक हुआ करती थी, तो इंग्लिश का मतलब इंटरेस्ट था मुझे, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे में बहुत इंटरेस्ट था। तो सोचा कि एक बार जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन किए अपने हिसाब से, और सुबह उठ के सबसे पहले पहुंच गए। जब मैं वेन्यू पर पहुंचा तो देखा कि कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, ना इंटरव्यू लेने वाले आए हुए थे और ना ही कोई देने वाला आया हुआ। तो मैं जाके खड़ा हूँ, पूछ रहा हूँ, आसपास पूछा कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला था इंटरव्यू, तो बोले हाँ वो आएंगे, होने वाला तो है। मैं बैठा हूँ, आधे घंटे के बाद पता चला तो सब चेयर्स वगैरह लगना शुरू हुई। एक हॉल था होटल का, सो चेयर्स वगैरह जब लगना शुरू हुई तो मैंने वहाँ पर वो चेयर्स लगाया, सब कुछ अपने हाथों से किया, और फिर बैठे सब लोग जमा हुए, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, और फिर कंपनी से भी 2-3 HR लोग वहाँ पर आए इंटरव्यू लेने के लिए। होता है ना, कैंपस ड्राइव करते हैं, तो मालेगांव आए हुए थे वो रिलायंस कंपनी से। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के लिए गया, तो इंटरव्यू वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब मैं आया था सबसे पहले, और इंटरव्यू भी सबसे पहले दिया, और सिलेक्शन भी सबसे पहले हुआ। सो किस्मत में था वहाँ से कुछ लेना और वहाँ से शुरुआत करना एक प्रोफेशनल जर्नी का। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद ऑफर लेटर दिया गया, और 10 दिसंबर 2010 का मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया। घर पर आया, फादर सोए हुए थे क्योंकि फादर थे ड्राइवर। अब वो आकर दिन में सोया करते थे, तो रात में वो ड्यूटी पे जाना होता था उनको। और मेरे जो फादर थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उसके 2 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें घर में हुई थी, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, जिसकी वजह से फादर बहुत गुस्सा थे। सो मेरे लिए एक टास्क ये था, मैं आकर मम्मी को तो बताया कि देखिए मुंबई में मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऐसी कंपनी है और इतनी तारीख को मेरा ज्वाइनिंग है। तो घर में ऐसा था माहौल के फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मम्मी भी डरा करते थे। दादी थे उस टाइम, दादी को बताया और मम्मी को बताया, तो बोले अब्बू उठेंगे तो बताओ उनको कि ऐसा ऐसा है।
सो फिर मैं पापा उठे, उनको बताया। पापा पहले से गुस्सा थे, पर उन्होंने बहुत शांति से सब कुछ सुना, समझा। मैं उनको बताया कि देखिए 2 महीना पहले, 3 महीना पहले और एक बार ये लोग आए थे, यहाँ से कुछ बच्चों को लेकर गए हैं वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं अभी। तो बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने सब कुछ सुना, फिर पता करवाया कि वहाँ पे कौन से लोग गए हुए हैं मालेगांव के, आप बताइए पता करके। सो मैंने पता निकाला तो कुछ हमारे जान पहचान के लोग में ही एक शख्स का नंबर मिला मुझे, जिसको हम लोग जानते थे। उनका नंबर ला के दिया, अबू ने उनसे बात की, उनसे सब पता किया, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सही है। सो फिर मुझे बोला ठीक है जाना है तो फिर तुझे बाहर रहना पड़ेगा। बहुत चर्चा हुई, बहुत इससे मालूमात ले, उससे मालूम होता है ना, एक रिलेटिव्स में बात करना, जो पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा तो हाँ। तो और दूसरी चीज़ ये थी ना कि मेरी फैमिली में, मतलब मेरे जो फादर की फैमिली में, मैं जो था वो सबसे हाईली क्वालिफाइड बंदा था। मतलब मेरे इतनी एजुकेशन अभी मेरा भाई कंप्लीट कर रहा है, उससे पहले मेरा बड़े भाई जो थे वो डिप्लोमा में एडमिशन लिए थे। बाकी मुझे नहीं लगता कि 10th और 11th 12th तक के कोई पहुंचा था। सब लोग का रुझान ये था, गरीब फैमिली थी, काम में लग जाते थे 10th होने के बाद, 11th होने के बाद, कोई पढ़ाई आगे किया नहीं। लेकिन पापा ड्राइवर थे मगर बहुत समझदार, और होता है ना एक मैच्योरिटी लेवल अलग था उनका जो फ्रेंड सर्कल था बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ था, मिलना जुलना बड़े बड़े लोगों के साथ था। तो उनको एक था कि बच्चों को एजुकेशन देनी है। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोर्स किया और बहुत ध्यान दिया, जिसके वजह से हम लोग ने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। और जब फिर वो जाने की बात आई मुंबई, तो फिर और भी 2-3 लोगों से पता किया, तो सब ने हाँ ही बोला कि नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए। तो फिर पापा रेडी हो गए और देखते देखते वो वक्त आ गया कि अब मुझे जाना है। तो पूरी फैमिली हमारी एक गाड़ी करके मुझे छोड़ने के लिए मुंबई आए। वो लोग से मेरी दादी, मम्मी, बहन, भाई सब लोग थे, अब्बू भी थे। सो वो आए, छोड़े, मुझे देखे। पहले अब्बू के साथ मैं एक बार आया, देखा, समझा सब कुछ। तो अब्बू को बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये बहुत बड़ी कंपनी, क्योंकि डीएकेसी जब आप बाहर से देखते हो ना, बहुत बड़ा कैंपस है वो, एक सिटी के बराबर है वो। उसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कि धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी। तो उस टाइम पे 2010 के टाइम पे वो बहुत ऊंचाइयों पर था, अनिल अंबानी का जो बिजनेस था। हाँ। सो इसी वजह से फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। वहाँ से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई। फिर 12th के बाद मैं तो मुंबई शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी करना था, क्योंकि आगे एजुकेशन नहीं करेंगे तो फिर तो हम कब तक कॉल सेंटर की जॉब करेंगे। 12वीं से ही आप उसमें चले गए? सो 12वीं के बाद ही मैं डीएकेसी में जॉब के लिए आ गया 2010 में। और उसके बाद मैंने फिर एमएसजी कॉलेज मालेगांव में ग्रेजुएशन में एडमिशन भी किया। और मुंबई में रहकर मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी करके मैंने एग्जामिनेशन दिया और पास आउट हुआ। फाइनल एग्जाम के लिए फिर 2011 के 12 के एंडिंग में मुझे छोड़कर मालेगांव जाना पड़ा फाइनल एग्जाम देने के लिए। तो मैं छोड़ दिया यहाँ पर डीएकेसी का जॉब 2 साल यहाँ पे जॉब करने के बाद, और 3rd ईयर में मैं जाकर फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी किया और फाइनल एग्जाम दिया। फर्स्ट क्लास पास हुआ। अब इसके बाद एक और था कि अब इसके आगे क्या करना। तो घर में मतलब मेरी नानी की जो फैमिली है, मम्मी की जो फैमिली है, वहाँ पे सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। कोई टीचर है, डॉक्टर है, कुछ मामू टीचर हैं मेरे, कुछ मामू डॉक्टर हैं। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है और जानी मानी फैमिली है मालेगांव की। वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला। और फिर पापा का ये हुआ कि तू एक काम कर, तू टीचर बन जा, तो तुझे बीएड में एडमिशन करना है। अब मेरा ग्रेजुएशन का तो अच्छा परसेंट था, मैं गया, एंट्रेंस में एडमिशन भी लिया। उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था बीएड का। तो मैं बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया, फीस भी भर दिया 1350 रुपये और एडमिशन ले लिया। फर्स्ट डे जाके अटेंड भी किया। उसके बाद दूसरे दिन जब वापस आया तो फिर दूसरे दिन में वो एंट्रेंस क्लास के लिए गया नहीं। तो क्योंकि उस टाइम पे ना कोई एक शख्स थे जो मोटिवेशनल स्पीच के लिए और करियर गाइडेंस के लिए मालेगांव में आए थे। एक प्रोग्राम रखा था, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। वहाँ पर उन्होंने एमबीए का इम्पोर्टेंस बताया, मतलब और कौन सी डिग्रियां हैं जो टीचर्स और इंजीनियर्स को छोड़कर हम लोग कर सकते हैं, जिसका आगे स्कोप है। तो एमबीए के बारे में जब उन्होंने बताया तो मैंने सुना और मुझे काफ़ी हद तक के सही लगा, बिकॉज मैं 2 साल तो मुंबई में जॉब करके आया था। वहाँ पर एमबीए, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है या फाइनेंस है, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, वो सब मुझे नॉलेज आ चुका था।
कि अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स करूंगा तो मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, मार्केटिंग करूंगा तो सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, और फाइनेंस करूंगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा। ये इतना नॉलेज तो मुझे 2 साल में मुंबई में आ चुका था। मुंबई छोड़े क्यों? मुंबई छोड़ने का रीज़न ये था कि मुझे फाइनल एग्ज़ाम देना था, है ना, और फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए फाइनल एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो 2 साल में मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और एक मुकाम तक पहुंचना है। उस टाइम मुझे दिमाग में आ चुका था। फिर मैं मालेगांव वापस गया और फिर ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, तो फिर चल रहा था कि मतलब बीएड करना है या क्या करना है। तो फिर उस दरमियान मैंने जो बताया कि प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने अटेंड किया, और फिर जैसे कि मैंने बताया मेरी नानी की फैमिली में काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, तो मेरी मुमानी वगैरह थे और मामू वगैरह थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर के नहीं, अगर एमबीए करना चाहता है तो उसको करना चाहिए, बहुत स्कोप है। और ये उस टाइम 2010 में एमबीए जो था ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना कॉमन नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी कॉमन हो गया। तो उस टाइम मैंने फिर एडमिशन लिया। तो अब एडमिशन लेना कहाँ है, क्योंकि मेरा एजुकेशन हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स से, इंग्लिश लिटरेचर से, और एमबीए का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो फिर एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मैंने गया मालूमात निकाला, वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मेरा एडमिशन भी हो गया। 2 साल मैंने मालेगांव से चांदवड़ एसएनजेबी कॉलेज में अप डाउन किया, और अप डाउन करने के बाद मैंने 2 साल एमबीए कंप्लीट किए। और मेरा एमबीए का फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद मैं रुका नहीं, मैं तुरंत जॉब के लिए सर्च में चला गया, और मुझे कॉलेज से ही एक प्लेसमेंट मिला, जिसमें मुझे काफ़ी कम तनख्वाह थी, वहाँ पर सैलरी बहुत कम ऑफ़र की गई। एमबीए कंप्लीट करने के बाद 7,500 रुपया सैलरी लेना बोले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन घर पे ये प्रेशर नहीं था कि तुमको पैसे देना है, तो मुझे बहुत फ्रीडम थी इस चीज़ की। तो मैंने वो डिसीजन ले लिया, ये सोचते हुए कि देखिए अगर जॉब करना है तो पहले कहीं जॉब पे लगना पड़ेगा, और कहीं पहुंचना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने शुरुआत करने के वक्त पे मैंने पैसा नहीं देखा। मैं जब कंपनी का मुझे ऑफर आया, MNG HR सर्विसेज, मुझे नाम आज भी याद है, उनके ऑनर मिस्टर गयास शेख का देहांत हो गया लास्ट ईयर। दुबई में उनका देहांत हुआ हार्ट अटैक की वजह से। मुझे याद है, मेरे फर्स्ट बॉस हैं वो। MBA के बाद मेरा जो करियर शुरू हुआ, तो मुझे याद रहेगा हमेशा। वहाँ पर मैंने जॉब पे लगा और मैंने वहाँ से शुरुआत की। देखते देखते 1.5 साल में मेरी सैलरी वहाँ पर 19,000 रुपये पहुँच गई। और 19,000 पे मैं वहाँ पे 2 साल में मैंने सेल्फ बहुत कुछ सीखा, सर ने भी बहुत कुछ सिखाया। मैं यूट्यूब से अपना नौकरी पोर्टल कैसे यूज़ करते मैं वो सीखा करता था। जो क्लाइंट का लिस्ट मुझे दिया गया था वो सब, क्योंकि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था वो कंपनी 2 साल पहले बंद हो चुकी थी, एक बार चालू होकर, तकरीबन 10 साल जी शुरू होकर। तो अब मैं जब गया तो मैं फर्स्ट पर्सन वहाँ भी ज्वाइन किया। मेरी ज़िंदगी में ना ये फर्स्ट हमेशा से रहा ही है। जब कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने गया तो फर्स्ट पर्सन पहुँचा, फर्स्ट इंटरव्यू दिया, फर्स्ट सिलेक्ट हुआ। उसके बाद एमबीए में जब एडमिशन लिया तो जब ह्यूमन रिसोर्स लेने वाला मैं अकेला बंदा था, बाकी 13 लड़कियाँ थी मेरे साथ। हम 14 लोग थे खाली HR सर्विसेज में, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, मैं MBA कर रहा था। वहाँ भी मैं अकेला था। तो जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वहाँ से ही निकलना शुरू हुई, क्योंकि जब भी 13 लड़कियाँ हो साथ में और एक अकेला लड़का हो, तो क्लास में टीचर ना हमेशा लड़के को ही बोलेगा भाई तुमको लीड करना है। तो ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो एक लीडरशिप क्वालिटी जो अब मेरे अंदर आई, एक तो वो पापा से आई थी, क्योंकि मेरे फादर भी ड्राइविंग के बाद कुछ जॉब पे लगे और फिर वहाँ पर कुछ अच्छा खासा काम संभालते थे, कुछ लोग उनके अंडर में काम करते थे। तो ये सब चीज़ें कुछ हमारे जिन से भी आती है हमें। और फिर जो कॉलेज में सीखा लीडरशिप क्वालिटी, वहाँ से मेरे अंदर पे आई वो। और उसके बाद जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं वो कंपनी को ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपको देखो ये क्लाइंट लिस्ट है, आपको इन पे वर्कआउट करना है और क्लाइंट को जाके मिलना है, उनसे रिक्वायरमेंट लेकर आना है और उसी पे तुमको काम करके क्लोजर करना है। मैंने शुरू किया। काफ़ी 2-3 महीना काफ़ी मुश्किल हुई मुझे, पर धीरे धीरे सेटल हुआ। कुछ सर ने हेल्प किया, उनकी बेटी थी उन्होंने हेल्प किया। फिर मैं यूट्यूब से नौकरी कैसे यूज़ करते हैं मैंने वो चलाना सीखा। और फिर मैं 1-2 क्लाइंट से मैंडेट भी मिलना शुरू हुई और क्लोजर भी होना शुरू हुआ। तो खुद ही जाता था मैंडेट लेने के लिए, उस पर डिलीवरी करता था, सिलेक्शन होता था, ज्वाइनिंग होने के बाद उसका चेक लेने के लिए भी मैं ही जाता था। आई वॉज द ओनली पर्सन।
उसके बाद देखते देखते 2 साल का वक्त कंप्लीट हुआ वहाँ पर, और फिर मेरे दिमाग में आया कि अब नासिक में सीमित होकर नहीं रहना है और आगे बढ़ना है तो बड़ी सिटी में जाना होगा। और मुंबई में मैं 2 साल रह चुका था, तो मुंबई एक लत जैसा लग गया था मन को कि अब जाएंगे तो मुंबई, क्योंकि कहते हैं ना मुंबई में जो एक बार रह लिया उससे मुंबई छूटती नहीं। चकाचौंध की दुनिया। हाँ, मुंबई चकाचौंध की दुनिया है, और मुंबई में जो एक बार रह लिया वो किसी और सिटी में सेटल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने खुद ये महसूस किया है। फिर उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ नवंबर 2016 में। 2016 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और 2-3 इंटरव्यू दिए, 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक पवई में और एक विद्या विहार में। विद्या विहार में एक कंपनी थी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैंने वहाँ पर एज ए सीनियर HR एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। और पर वहाँ पर भी मुझे इतना आसान नहीं था वहाँ पर सस्टेन करना, वहाँ पर रहना, अपने आप को जमाना। तो हुआ ये कि 3 महीना तो मेरे लिए बहुत टफ था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे जो ऑनर थे मिस्टर जावेद शेख, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा अबू तुम्हारा क्लोजर नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि रिक्रूटमेंट से ही स्टार्ट किया था। तुम नासिक में कर रहे हो, 2 साल जॉब करे हो, तुमको हमने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने तुमको सैलरी दी है, अगर तुम्हारे क्लोजर नहीं होंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको सैलरी देना। और मैं बहुत मतलब मुंबई जो था ना इस फील्ड में बहुत तेज था, और नासिक में ना चीज़ें स्लो थी, क्योंकि वहाँ पर कोई इतना था नहीं ना। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, 40 लोग काम कर रहे हैं, मैं वहाँ अकेला काम करता था अपने हिसाब से। अब 40 लोग जब काम कर रहे हैं ना, तो 40 लोग के साथ कंपटीशन होता है आपका, वो कंपटीशन को आपको बीट करना है, और वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मिड ऑफ मंथ में बुलाया, 15 डेट को बुलाया और कहा कि देखो 30th तक के आपको लास्ट टाइम है, एक वक्त दिया जा रहा है, इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ कर लेते हो, कुछ क्लोजर होता है तो ठीक है, नहीं तो या तो मुझे आपकी सैलरी कम करनी पड़ेगी या तो फिर आपको दूसरा जॉब देखना पड़ेगा। मैं हो गया टेंशन में कि मैं सैलरी तो कम कर नहीं सकता, क्योंकि मुंबई में रहना खाना और बचाना उतने में हो नहीं पाएगा, और दूसरी जॉब अगर देखना ही है तो जाना तो कहीं और भी काम करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं यही किया जाए। मैं आया दूसरे दिन और अपनी जगह चेंज करवा दी, क्योंकि मेरे बाजू में जो बंदी बैठती थी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बंदी काफ़ी खुश्क मिजाज थी। मतलब होते हैं ना, जितना पूछोगे उतना बताएगी, ना बात करेगी ना कुछ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कॉर्पोरेट में काम करने जाते हो ना, तो कॉर्पोरेट में आपके स्किल से ज़्यादा आपको कौन कितना सपोर्ट कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नई कंपनी में ज्वाइन करने में अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला ना, आप छोड़ दोगे, बहुत मुश्किल होगा आपको सस्टेन करना। तो एक चीज़ वो थोड़ी सी खल रही थी, तो मैंने जगह चेंज कराया। तो सर उतरे नीचे, बोले कि यार अब तुम जगह क्यों चेंज कर रहे हो। मतलब सर मेरे को ना यहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही, मुझे जगह चेंज कर दीजिए। अरे बोले यार तो इतने दिन यहाँ बैठा कुछ नहीं किया, जगह चेंज करने में क्या हो जाएगा। तो मैं बोला सर करके देखिए, जब 15 दिन का वक्त मिला है, बचे हैं 14 दिन, तो मुझे कुछ तो करने दी सर, शायद वर्कआउट हो जाए। उन्होंने मेरी ये कोने से उठाकर एक दूसरे कोने में जगह फिक्स कर दी। मैं शुरू किया, दूसरे दिन से काम शुरू किया। देखते 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 नेक्स्ट 1 वीक में मेरे 6 सिलेक्शन आ गए, और आप यकीन नहीं करोगे, विदिन 2 months आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो मैंने इंसेंटिव वहाँ पे लिया था, और सबसे ज़्यादा क्लोजर किए थे उसी महीने में, जिसमें मुझे टाइमलाइन दिया गया था कि आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया, और फिर जब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए, इंसेंटिव मिला, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, 7000 इंसेंटिव मिला था, मुझे याद है आज भी। एंड जिस बंदे को मुझे देखने के लिए बोला गया था, सूरज नाम का एक बंदा था, कि आपको ये देखेगा, गाइड करेगा, आप यकीन नहीं करोगे, नेक्स्ट 3 मंथ में वो मेरे टीम में आ गया था और मुझे रिपोर्ट कर रहा था वो। तो जो पासा पलटा और चीज़ें बदली वहाँ से, और फिर चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। फिर मैं वहाँ पे टीम लीडर बना, पहले एक्टिंग टीम लीडर बना, फिर टीम लीडर बना, फिर असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बना। पूरा इंटायर हम लोग 2 लोग थे, एक मयूर और मैं, जो हम लोग थे वहाँ पर, जिसके अंडर में पूरी टीम को बांट दिया गया, 20 बंदे उसके अंदर, 20 बंदे मेरे अंदर। तो मेरे से बहुत पुराने लोग वहाँ पे थे, लेकिन चीज़ें वर्कआउट हुई और बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं 2018 में जनवरी महीने में मैंने वहाँ पर रिज़ाइन किया। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई मरोल में, BHN कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि रिक्रूटमेंट कंपनी थी, बट एग्जीक्यूटिव सर्च किया करती थी वो। मतलब
जो सीनियर लेवल के होते हैं ना रिक्रूटमेंट, वो करती थी वो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा पैकेज था, मैंने वो ज्वाइन किया और 1 साल तकरीबन वहाँ पे काम करने के बाद मैं जीनियस कंसल्टेंट में ज्वाइन किया। जीनियस कंसल्टेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी और मुझे ऑफ़र मिला, साकीनाका में हमारा ऑफिस था, वहाँ पर आया, मैं ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर में ज्वाइन किया। 3 मंथ्स में मुझे डिप्टी मैनेजर, डिविजनल हेड बनाया गया अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर, और सब कुछ सही चला। फिर उसके बाद वहाँ से मैनेजर बना, मैनेजर बनने के बाद सीनियर मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बनने के बाद चीफ मैनेजर बना। तकरीबन 18 से 25 मैंने वहाँ पर काम किया। तकरीबन 7 ईयर्स मैंने वहाँ पे दिए और उसके बाद एज अ चीफ मैनेजर मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला दिसंबर 2024 में कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज जब मुझे अपॉर्चुनिटी आया तो काफ़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी था, बहुत कुछ सीखने को था। देखिए क्या होता है ना, आप जब एक एक्सपीरियंस हो जाते हो, टेन्योर हो जाते हो, तो आपके लिए मायने रखता है ना, आपके लिए जितना ग्रोथ मायने रखता है उतना फाइनेंशियल ग्रोथ भी मायने रखता है। तो वहाँ पर मुझे दोनों ही चीज़ें ऑफर की गई, मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ से रिज़ाइन किया। काफ़ी मुश्किल था 7 साल एक कंपनी को देना और फिर नई जगह पे सेटल होना। एंड सबसे बड़ी बात कि जो ऑफिस था मेरे घर के जस्ट बगल में था। 7 मिनट्स लगते थे मुझे ऑफिस जाने के लिए। और मैं जो नई कंपनी ज्वाइन किया कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, 1.5 आवर लगता है मुझे ट्रैवल करके। पहले मेट्रो से घाटकोपर जाना होता है, घाटकोपर से ट्रेन पकड़ के मुझे कुर्ला जाना होता है, कुर्ला से फिर बेलापुर जाना होता है। तो तकरीबन आज 1.34 ईयर्स हो गए हैं, तकरीबन 1.5 साल होने आ गए मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक अपने आप में एक चैलेंज था कि आप जब 7 मिनट की दूरी पर काम पे जा रहे हो, सब कुछ सेटल है, एक मुकाम है आपका, टीम आपकी सेटल है, और वहाँ भी मेरा काम बहुत अच्छा चला। मैं टॉप पे ही रहा करता था, मेरा टीम टॉप पे ही रहा करती थी वहाँ पर। मुंबई में भी जब मैं जीनियस कंसल्टेंट लिमिटेड में था बहुत अच्छा काम चलता था। लेकिन बस एक ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ बोलो या मॉनेटरी ग्रोथ बोलो, मैंने वो जॉब चेंज की और फिर मैं आगे बढ़ा। क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई फैमिली में कि फैमिली की जिम्मेदारियां सर पे आ गई कि जब मैं कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज ज्वाइन किया एज ए जनरल मैनेजर, जो मैं स्टाफिंग का वर्टिकल हेड करता हूँ और की अकाउंट मैनेजर देखता हूँ, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। तो इस तरीके से अभी चल रहा है, वहीं पर वही रोल चल रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं टीम में, काम कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, जिस पोजीशन पे आज हूँ, टचवुड उस पोजीशन पे मुझसे काफ़ी एज वाले लोग हैं वहाँ पर कंपनी में, और आई एम द यंगेस्ट। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं सबसे छोटा एज में इस पोजीशन पे वहाँ पर हूँ आज। बाकी मेरे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे एज में काफ़ी ज़्यादा हैं, 10 साल 12 साल बड़े हैं मुझसे। बट हाँ, सब कुछ सही है क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, बंदों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, तरीका है। चाहे एज हो का नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अगर वे ऑफ वर्किंग सही है ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा था कि आज जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पद पे हैं, जिस तरह से टैकल कर रहे हैं आप, तो कभी सोचा था कि इतने बड़े कंपनी में काम करेंगे जबकि आपके पूरा परिवार ही बहुत ही लो बैकग्राउंड से है, पापा ड्राइविंग करते थे, आज आप इतने बड़े कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, तो कभी कैसा लगता है ये सब देख के? देखिए सर, ऐसा लगता है ना कि देखिए ये सब चीज़ें तो कोई सोचता नहीं है। एक सपना होता है लोगों का कि हमें यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन करूँगा या कहीं भी इस पोस्ट पे ज्वाइन करूँगा। बट हाँ, ये यकीन ज़रूर था कि जब मैं कॉल सेंटर में ज्वाइन किया था तो मैंने देखा था वहाँ पर कि जो एजुकेटेड लोग थे वहाँ पर, जो डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए थे, तो दिमाग में तो वहीं पर आ गया था कि अब तो कुछ बनना है। आपके बचपन में आपके दोस्त लोग क्या बोल के चिढ़ाते थे या बोलते थे? पढ़ाकू, लड़ाकू, या फिर भविष्य के बिजनेसमैन? जो क्या कभी आपके दोस्त लोग इस तरह के सोचे थे कि जो मजाक कर रहे हैं कभी इतने बड़े पद पे चला जाएगा? देखिए, फ्रेंड सर्कल जो था बहुत ही लोकल फ्रेंड सर्कल था, और उसमें भी काफ़ी लोग आज पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। कुछ आउट ऑफ इंडिया हैं, कुछ गल्फ में हैं, और कुछ पुणे में जॉब कर रहे हैं, कुछ नासिक में जॉब कर रहे हैं। तो बचपन में एक जो
माहौल होता है वहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि कौन कहाँ पहुँच जाएगा। सो जो एक लड़कपन का दौर था, काफ़ी हंसी मजाक खेल कूद वाला दौर था। हम भी कभी किसी को चिढ़ाया करते थे, लोग हमें भी चिढ़ाया करते थे। बट हाँ, आज जब सोचो उस वक्त को तो यकीन नहीं होता है कि आज इस मकाम पर पहुँचे हैं, और उस टाइम पे हमने कभी सोचा भी नहीं थे कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। आप एक मालेगांव वैसे भी टैलेंटों का भरा पड़ा है, लेकिन एक छोटा सा गांव आज भी उसको माना जाता है। लेकिन जब आप जनरल मैनेजर बन गए तो गांव में या फिर दोस्तों में क्या प्रतिक्रिया रहती होगी, जो कि अरे इतना बड़ा लड़का जनरल मैनेजर बन गया? तो देखिए घर में क्या माहौल था? देखो, घर पे तो डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है सबके लिए। फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में आज तक कोई प्राइवेट कंपनीज में जॉब नहीं किया और कोई इस मुकाम तक पहुंचा नहीं है। यहाँ तक कि कोई इतनी एजुकेशन भी नहीं किया है। लोग 10th और 12th के दरमियान ही अपना एजुकेशन को कंप्लीट करके काम में लग गए। पर मैं जो था वो आगे बढ़ा, पढ़ा, और पहले से मतलब मैं इतना पढ़ाकू भी नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना पढ़ाकू नहीं था, मैं एवरेज पढ़ाई में था। हाँ, ये था कि मतलब पढ़ना है, क्योंकि एक प्रेशर था ना फैमिली में। अगर बैकग्राउंड ना होना तो एक प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है कि पढ़ना है, कुछ करना है। तो डेफिनेटली इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो फैमिली प्राउड करती है। जब भी कुछ मालेगांव के लोकल न्यूज़पेपर में मेरे ताल्लुक से कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे कनेक्ट है, मेरा दोस्त है मेरे, तो कभी कोई इंटरव्यू छाप देता है, कभी कुछ मेरे बारे में लिख देता है, कभी कुछ अचीवमेंट हो जाता है तो वो बता देते हैं। क्योंकि जीनियस में था, तो जीनियस में जब मैं था तो मुझे 2 बार वहाँ पर अवार्ड दिया गया मुझे, और सम्मानित जब किया गया तो वो सब चीज़ें भी न्यूज़पेपर में आई बहुत सारी। जब मैंने MBA कंप्लीट किया तब भी न्यूज़पेपर में आया। तो लोकली जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग तो डेफिनेटली सोचते हैं कि यार मतलब इनका ऐसा लड़का था और देखिए आज कहाँ पहुँच गया, ये एजुकेशन कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली मालेगांव में तो जितने मेरे रिलेटिव्स मालेगांव में ही हैं मोस्टली, सारे लोग प्राउड करते हैं। किसी का फ़ोन भी आता है, बोलते भी हैं, बहुत खुश भी होते हैं। बट एक अफसोस दिल में होता है कि आज फादर अगर मेरे जिंदा होते तो डेफिनेटली वो प्राउड मोमेंट अलग ही होता। आपका पूरा एक फैमिली भरा पूरा फैमिली था, लेकिन एक पल ऐसा आया कि फैमिली के 2-2, 3-3 मेंबर आपके साथ छोड़ गए, सारी जिम्मेदारी आ गया। क्या मोमेंट था और कैसा लग रहा था उस टाइम आपको? देखिए 2021 में 2022 जनवरी 2022 29 जनवरी 2022 में मेरे पापा का देहांत हुआ। उससे 6 महीना पहले उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो कि लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था उनका। हम लोग ने हर हद तक के मैंने कोशिश किया, उनका ट्रीटमेंट किया। हमने नासिक से उनका इलाज किया, धुलिये से इलाज किया, सारे ही इलाज आखिर तक के हमने कंप्लीट किया कि डॉक्टर ने लास्ट मोमेंट पे उनका जो केमोथेरेपी होती थी या जो भी होता था वो डॉक्टर ने लास्ट मोमेंट बोल दिया कि अगर इनके ऊपर मैं कुछ भी ट्रीटमेंट करता हूँ तो इनकी बॉडी पे जुल्म हो जाएगा, मतलब अत्याचार हो जाएगा। तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के। और फिर हमने डॉक्टर को बोला, मैं और मेरे छोटे भाई थे वहाँ पर, तो कि आप अभी तो मैं पापा को लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा मुझे कि क्या रिजल्ट है, क्या हुआ क्या नहीं है, तो आप मुझे कुछ टैबलेट ही लिख कर दीजिए। बोले मैं क्या टैबलेट दूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। मतलब सर कुछ तो टैबलेट दीजिए, मुझे उनको बताना है कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, ये टैबलेट आपको खाना है और आप अच्छे हो गए हो। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ विटामिन की और कैल्शियम की गोलियां लिख के दे दी और मैंने पापा को बताया कि पापा आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और आप एकदम अच्छे हो गए हो, और वो बहुत खुश हो गए। 6 महीना ट्रीटमेंट के बाद वो जब नासिक से मालेगांव का डिस्टेंस है तकरीबन 2 घंटे का, 120 किलोमीटर है। सो जब हम गाड़ी में उनको लेकर जा रहे थे तो वो सब फैमिली में फ़ोन करके बोल रहे थे कि मतलब मैं अच्छा हो गया, मेरा ट्रीटमेंट हो गया और मैं एकदम अब तंदुरुस्त हो जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो गई, इलाज हो गया। और वाकई में उसके बाद 15 दिन बहुत अच्छे से रहे वो एक घड़ी की शॉप, एक टाइम शॉप बोल के एक हमारे यहाँ पर घड़ी की दुकान है, वहाँ पर बैठा करते थे वो। सो वहाँ भी सबको बोले, वहाँ जाके बैठे, लेकिन बीच में फिर उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई और स्मोकिंग कर लिए उन्होंने, जो कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने स्मोकिंग कर ली और फिर तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई और फिर बेड पे आ गए। तकरीबन 15 से 20 दिन वो बेड पे रहे, महीना भर बेड पे रहे। उसके बाद धीरे 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 हमने देखा, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से अपने पापा को एक हट्टे कट्टे इंसान को गलते हुए देखा है। तो फिर एक वक्त आया, मैं अक्सर आया करता था उनके पास, सैटरडे संडे मेरा विजिट मालेगांव होता ही था, बिकॉज फैमिली मेरी वहाँ थी, एक बच्ची थी मेरी, वाइफ थी वहाँ पर। तो
पापा से मिलने जाता था। तो एक दिन ऐसा आया, तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 25-26 जनवरी 2022 की, मैं उनसे आया था मिलने। और फिर मेरा जाने का वक्त हो, क्योंकि मेरा जॉब था, मैं ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकता था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, खर्चे भी थे। तो मैं पापा को बोला कि मैं आज चला जाऊँगा। मेरा उनसे 7 बजे के करीब बात हुआ। उन्होंने बोला हाँ बेटा ठीक है चले जाना, अब तो रात में तो चला जाए, क्योंकि वहाँ से बस पकड़ के मुंबई आना पड़ता था मुझे। और जब मेरा जाने का वक्त आया तकरीबन 10 बजे रात में, तो वो मुझे पलट के देखे नहीं कि मैं जा रहा हूँ। जाग रहे थे मगर पलटे नहीं। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मम्मी ने बताया कि वो पलट के पूछ रहे थे कि अबू कहाँ गया। बोले वो तो चला गया, आपको पूछ रहा था लेकिन आप पलटे नहीं। बोले अच्छा ठीक है। और 2 दिन के बाद मुझे खबर आई कि पापा का इस तरीके से हालत ख़राब हो गई है एकदम। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, मैं गया और फिर 29 तारीख को पापा का शाम में 7 बजे उनका देहांत हो गया। पापा का सांस चल रहा था और सांस चल रहा था, बट वो होश में नहीं थे। एक वक्त आता है ना, लास्ट वक्त जो होता है, तो वो लास्ट वक्त में थे। वो मैं पहुंच गया 4 बजे। 4 बजे से 7 बजे तक का जो वक्त था ना, मैं उनको गोद में भी लिया, उनसे बात करने का कोशिश किया, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। बस वो एक बार नज़र देखे और उनकी आंख से आंसू गिरना शुरू हो गया उस वक्त में। और फिर मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने हाथ में लिया हूँ और मैंने मेरे पापा की रूह जो निकलती है, जो देहांत होता है, मैंने वो महसूस किया है। सो वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। और इस तरीके से 29 जनवरी 2022 को मेरे पापा का देहांत हो गया। पापा का देहांत होना मेरे लिए, देखो मेरे जो फादर थे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे फैमिली में। जितना लगाव मेरा फैमिली में किसी के साथ नहीं है, उतना मेरा उनके साथ था। अगर मुझे एक कांटा भी चुभ जाए ये उम्र में भी, तो उनको तकलीफ़ बहुत होती थी, वो तड़प जाते थे एकदम। ऐसे बहुत सारे मौके आए कुछ वजह से जहाँ पर मैं रोया और मैं दर्द में गया, तो वो इंसान तड़प जाते थे एकदम। मतलब होता है ना, मेरा एक कनेक्शन ही अलग था हम तीनों बच्चों में से। मेरे साथ एक जो कनेक्शन था, और मैं बहुत फ्रेंडली था उनके साथ, और वो भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली था। हम सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे से, यहाँ तक कि वो जो पूछ ले मैं बता देता था, और मैं जो पूछ लूँ वो बता देते थे। इतना अच्छा हमारा बॉन्डिंग था। तो एक आज तक के उस कमी को महसूस करता हूँ। जब पापा चले गए तो घर में बड़े भाई थे। मेरे बड़े भाई और मेरे बीच में 4 साल का डिफरेंस है। और उस वक्त भाई की एज 33-34 ईयर्स थी, मेरी 29-30 एज थी। पापा का जब देहांत हुआ, तो पापा के जाने के बाद डेफिनेटली एक फैमिली की जिम्मेदारी आई। बड़े भाई भी थे, वो सब कुछ कर लेते थे, अपनी फैमिली चला लेते थे। पर हाँ, एक जिम्मेदारी आ जाती है ना आपकी। घर में मम्मी है, पूरी फैमिली है, एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसे भी देखना है, सब कुछ है। छोटा भाई भी है जो कि पढ़ाई कर रहा है वो। तो वो वक्त काफ़ी, देखो बाप की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती ना, ज़िंदगी गुजर जाए पूरी नहीं हो सकती। तो वो एक कमी तो थी। उसके 2 साल के बाद क्या हुआ ना, फिर जो झटका लगा ना, वो सबसे आपके छोटे भाई बड़े भाई का मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, नासिक से थोड़ी दूर पर पिप्पल गांव एक जगह है, वहाँ पर उसका एक ट्रक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया अचानक। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उसके 3 बच्चे हैं, भाभी हैं और मम्मी है घर पे हमारे। अभी छोटे भाई का एडमिशन किया था उसने कुछ 6 महीना पहले ही ना, पुणे में अलाना इंस्टीट्यूट में उसका MCA में एडमिशन किया था। और उसके बाद वो मतलब तकरीबन ऐसा हो गया, भाई की भी एजुकेशन चल रही है, मैं बाहर जॉब पे हूँ, और मेरी फैमिली भी बाहर है, मेरे साथ है, मतलब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। अब मेरे फैमिली में भाई के जाने के बाद आज मालेगांव के घर में कोई भी मेल पर्सन नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के, जो मेरे घर पे मेरे भतीजे हैं। सो मेरे 2 भतीजे, एक भतीजी है जो उस भाई से हैं, वो लोग का भी एजुकेशन चल रहा है। तो आज फैमिली पूरी अकेले। सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ मुझे यहाँ पर हुई। और आज भी अगर देखो क्या होता है ना, फैमिली मेम्बर का चले जाना, देखो वो चले गए हम भूल जाते हैं, लेकिन जो कमी होती है ना वो हर वक्त आपको खलती है। तो बड़े भाई का जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। सर फाइनेंशियली कभी आपको खला क्या, जब पॉकेट में पैसा न हो, लक्ष्य बड़ा हो और लगा इतना बड़ा लक्ष्य को पाएंगे कैसे, या जब पॉकेट में पैसे ही नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं? देखिए फाइनेंशियली मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर ना ऊपर वाले का बहुत ही करम रहा है। फाइनेंशियली मैं कभी वीक नहीं हुआ। फाइनेंशियली कभी मेरे पास ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं शुरू से ही एक सेविंग करने का एक रुझान मेरे मन में था। सेविंग करना है एक था दिमाग में, तो वो सेविंग करने की आदत मेरी 2010 से ही चलती आ रही थी।
जब मैं जॉब करने लगा था, तो वो सेविंग रहना मेरे लिए बड़ा सही रहा, और जिसकी वजह से मैं कभी कुछ फाइनेंशियल तकलीफ में नहीं आया। पापा का इलाज किया, सब कुछ किया, पैसे ख़त्म नहीं हुए। तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए खर्चा किए पापा के इलाज में, लेकिन पैसे ख़त्म नहीं हुए, पैसे थे। उसके बाद भाई को भी बीच में कुछ तकलीफ आई थी, वहाँ भी पैसे लगे। कुछ घर वालों ने सपोर्ट किया, कुछ फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया, कुछ मैंने किया, वो भी हुआ। आज 2 साल का वक्त गुजर चुका है भाई के जाने के बाद। आज तक तो मुझे कोई फैमिली, हाँ एकदम मंथ के एंड में ख़त्म हो जाता है, लेकिन नौबत ये नहीं आती कि मैं किसी से लेके काम चलाऊँ, सब कुछ हो जाता है। मुंबई का जो चकाचौंध भरी दुनिया है, और अब गांव से आप इधर आए, तो एडजस्ट होने में कितना आपको समय लगा, या लगा नहीं है, फिर एज यूजुअल सब सेट हो गया? देखिए, थोड़ी सी सेटल होने में तकलीफ 2010 में हुई। जब मैं दोबारा MBA करने के बाद जब मुंबई आया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जब मैं 2010 में मुंबई आया था, उसके बाद मैं तो कोपर खैरने में ही रहता था। 1 साल कोपर खैरने में रहा, 1 साल कुर्ला में रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ आई थी मेरे साथ? 2011 में जब मैं कुर्ला शिफ्ट हुआ था। जॉब मेरा कोपर खैरने में था, पर मेरा कुर्ला में रहने के लिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि कोपर खैरने जो जगह है ना, वो आज भी बहुत सुनसान जगह है। 9 बजे के बाद वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको। लेकिन कुर्ला ऐसी जगह है ना, मुंबई का असली मज़ा कुर्ला में है। कुर्ला में है, गोवंडी में है, मानखुद में है, अंधेरी में है, जहाँ पर रात भर लोग आपको चलते मिलेंगे, रात भर सब कुछ खुला मिलेगा। तो मुझे आना था उस साइड में। तो मैं फिर कुर्ला शिफ्ट हुआ, तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात किया। उसके रूम पे एक वैकेंसी थी कि बैचलर रहना था। तो उसने बोला कि एक काम कर, तू सामान लेकर कुर्ला स्टेशन आके मुझे फ़ोन कर, मैं आता हूँ तुझे लेने। रात का बजा हुआ था, तकरीबन 11 से 12 कुछ बजा हुआ था। इत्तेफाक से उसका फ़ोन बंद हो गया और उसकी आंख लग गई। मैं आया, कुर्ला स्टेशन रुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि कुर्ला में मैं कहाँ जाऊँ। फर्स्ट टाइम आया था कुर्ला। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने पूरी रात कुर्ला स्टेशन पे गुजारी। और कुर्ला स्टेशन पे गुजारने के बाद 5 बजे वो बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि भाई सॉरी, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और मैं सो गया था। मैं बोला कोई बात नहीं है, चल। वो आया, मुझे फिर लेकर रूम पे गया। बट हाँ, वो वक्त मुझे लगा कि यार तकलीफ़ हुई, क्योंकि आप एक जगह रह रहे हो, आपने इतना पढ़ाई किया है, एजुकेशन लिया है, MBA किया है, और उसके बाद आके आप स्टेशन पे गुजार रहे हो वक्त। तो और कुर्ला थोड़ा रात में ना डरावना होता है ना। वहाँ पर मतलब गलत काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। कुर्ला किसी से छुपा नहीं है ना, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ। आपको लाइफ में कोई एक ऐसा गलती जो आज भी याद आता हो तो हंसी आता हो, यार ऐसा गलती मैंने किया, कैसे किया, तो आज भी हंसी आती है? लाइफ की ऐसी कोई गलती, अगर देखिए क्या होता है ना, जब हम गलती करते हैं, लड़कपन में होते हैं, जब हम एक कम एज में होते हैं, टीनेज में होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गलतियां हो जाती है उसके अंदर। तो कुछ गलतियां हो गई थी, मतलब होता है ना एक लव अफेयर वाला मैटर जो होता है, तो वो हो गई थी गलती, जिसके ऊपर फिर काफ़ी मार भी पड़ी। और फिर बहुत मतलब आज सोचते हैं तो हंसी आती है उसको कि हम भी क्या लड़कपन दौर से गुजरे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आज तक आपने अपने जीवन में कितने लोगों को नौकरी दिया होगा? देखिए, नौकरी देने का सिलसिला तो 2015 से ही शुरू है ना। तकरीबन 2015 से ही नौकरी देने का सिलसिला जारी है। मैं काउंट तो नहीं बता सकता, पर हाँ आज मैं जहाँ पर हूँ, क्योंकि देखिए हम रिक्रूटमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आज ऑपरेशन भी करते हैं, बट रिक्रूटमेंट से आप जब बिलोंग करते हो ना, तब महीने के 2-2.5 हज़ार लोगों को तो आप ऐसे ही जॉब पे लगा देते हो, आपका टीम लगा देता है। आज हमारे यहाँ पर कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में 3000 महीने के रिक्रूटमेंट हम करते हैं, जो हमारी टीम सब मिलकर रिक्रूटमेंट करते हैं। पैन इंडिया में 3000 से 3200 रिक्रूटमेंट हमारे होते हैं, मतलब इतने लोगों को तो जॉब देते हैं। और हमारे पास 8 से 10 हज़ार मैंडेट हमेशा रहती है। एक जनरल मैनेजर में अच्छी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, जनरल मैनेजर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एक अच्छा लीडर होना जो अपनी टीम को लीड कर सके, अपनी टीम को सही दिशा बता सके, सही रास्ता बता सके, कि वो उन लोग को भी इस मुकाम तक पहुंचा सके, ये होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका टीम आपसे कंफर्टेबल होता है, आपका टीम आपसे कुछ सीखता है ना, तो आपकी वो रिस्पेक्ट भी करता है। तो डेजिग्नेशन इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर अच्छे लीडर हो तो अपने टीम को लीड करो, उनको सही दिशा बताओ, उनको सही चीज़ें सिखाओ। आजकल के युवाओं को किस सेक्टर में जॉब
के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस सेक्टर में जानी चाहिए, और उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आज देखिए कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप जॉब के लिए जाओ। आज हर सेक्टर में जॉब अवेलेबल है इंडिया में, हर सेक्टर में जॉब अवेलेबल, चाहे वो BFSI सेक्टर हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का सेक्टर हो, या फिर FMCG का सेक्टर हो, कोई भी काम हो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मेरा बस ये मैसेज देना चाहता हूँ आज के युवा को कि आप जब एक अर्ली स्टेज पर हो अपने करियर की, तो उस टाइम नौकरी को बहुत इंपॉर्टेंस दो। अगर आपके पास नौकरी आ रही है चलकर, तो उसको ठुकराओ मत, आप उससे ज्वाइन करो, अपने आप को पहले साबित करो, और उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन लाओ। आज के युवा क्या करते हैं, आज के युवा जब ज्वाइन करते हैं कंपनी, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करके ज्वाइन करते हैं, मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। इसकी वजह से क्या होता है, वो जॉबलेस रह जाते हैं। सर, आप कैलिबर बिजनेस सपोर्ट के आप जनरल मैनेजर हैं, इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल जो डिपार्टमेंट हेड करता हूँ वो स्टाफिंग वर्टिकल है। स्टाफिंग में क्या होता है, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट जो करते हैं हम लोग, मतलब जो कंसल्टेंट के पेरोल पे होते हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं, उनका हमें ऑपरेशन करना होता है। उनका ऑपरेशन इस तरीके से करना, मतलब उनका रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट के साथ साथ उनका पेरोलिंग करना, क्योंकि एक कंपनी जब हमें रिक्वायरमेंट देती है ना, तो वो सब कुछ हमें आउटसोर्स कर देती है। ये आउटसोर्सिंग काम होता है, तो ये स्टाफिंग होता है। और उसके बाद उसी के अंदर फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें लोग क्लाइंट के ही पेरोल पे होते हैं। सो यहाँ पर पूरी टीम को हैंडल करना, उनके कंप्लायंस को मैनेज करना, और फिर साथ में ये देखना कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। और मॉनिटरी तो इसमें इतना इन्वॉल्व है कि 400, 500, 600 करोड़ में बात होती है। सो हर चीज़ का कैलकुलेशन होना, हर चीज़ का सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी को मॉनिटर करना होता है और देखना होता है, और सब कुछ सही वक्त पे, अगर किसी कंपनी ने हमें रिक्रूटमेंट दिया है तो वो सही वक्त पे रिक्रूटमेंट डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि क्लाइंट जब हमें रिक्वायरमेंट देता है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उनका बिजनेस उस पर डिपेंड करता है, तो उसको देखना कि कितना जल्दी हम उसको क्लोज कर सकें। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना। अब बंदों की मंथ एंड में सैलरी, अभी ये जो टाइम चल रही है सैलरी का टाइम चल रहा है, तो जो एसोसिएट हमारे पेरोल पे काम कर रहे हैं, आज के तारीख में कैलिबर कंपनी में तकरीबन 20,000 बंदे हमारे पेरोल पे काम कर रहे हैं, है ना। इन हाउस हमारे कुछ 1800 से 2000 लोग हैं, है ना। और कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज जो कंपनी है ना, पहले BFSI एक्सपर्टीज हुआ करती थी, मतलब ये लोग सिर्फ BFSI सेक्टर में ही काम करते। इनका हेडकाउंट कम होने का रीज़न ही ये है कि कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज सिर्फ BFSI सेक्टर में काम करती थी। SBI उनका मेजर क्लाइंट था, जो SBIC होता है, स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट होता है, ये उनका एक मेन डिपार्टमेंट था। और बाकी अदर क्लाइंट भी थे जहाँ पर वो BFSI में रिक्रूटमेंट करते थे, जिसकी वजह से नंबर कम है। आज जब 2025 में मैंने ज्वाइन किया, मुझसे 3 महीना पहले मेरे जो एक सीनियर थे, जो जीनियस में भी मेरे सीनियर थे, मेरे बॉस थे, मिस्टर शिव प्रसाद पॉल ने ज्वाइन किया कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विस अक्टूबर 2024 में, और उन्होंने ही मुझे कॉल करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जो मैं फरवरी 2025 में मैंने ज्वाइन किया। सो उन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ, वो मेरे बॉस हैं, वो डेफिनेटली उनका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। उन्होंने उस वक्त पे मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया जब मुझे वाकई में, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी आ गई भाई के जाने के बाद, और ये अपॉर्चुनिटी जब उन्होंने दिया तो मेरे लिए ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी थी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड मॉनिटरी बोथ। और कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फिर हम लोग ने 2025 से हमने स्टार्ट किया वापस से, जिसमें हमने ऑल सेक्टर में रिक्रूटमेंट शुरू किया। और ऑल सेक्टर में रिक्रूटमेंट करने के बाद हमने तकरीबन 5000 नंबर हमने न्यू एडिशन किया, और बहुत अच्छा साल रहा हमारा। बट यस, लर्निंग था, पहला साल था कंपनी में हम दोनों के लिए, तो बहुत कुछ चीज़ें सीखना था, समझना था, हमने समझी। इस साल वापस से नए टारगेट के साथ फिर से शुरू करे हैं। कैलिबर बिजनेस सपोर्ट की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है सर कि यहाँ पर वो चीज़ें होती है ना जो दूसरी कंपनीज नहीं करती है। कुछ ना कुछ यूनिक हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी कंपनी में कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विस से पहले तो ये बता देता हूँ कि ये ग्रुप है नारायण भार्गवा ग्रुप का। हमारी जो कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नारायण भार्गवा, इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सन है, मोस्ट सीनियर पर्सन है स्टाफिंग इंडस्ट्री के, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, एक मुकाम है उनका।
हिज एज इज 72, तकरीबन 72 एज है उनका, लेकिन आज भी वो उसी जोश और खरोश के साथ काम करते हैं और बहुत ही मोटिवेशन है हमारे लिए उनका रहना, आसपास रहना, उनसे बातें करना, एक इंस्पिरेशन आता है उनसे। तो ये हमारे कंपनी के ओनर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनका थॉट प्रोसेस यही है कि कुछ ऐसा करना जो और कोई नहीं कर रहा हो। आज सालों से हमारी कंपनी में रोज 11 बजे नेशनल एंथम बजता है, जो आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। नेशनल एंथम 11 बजे बजता ही है, हर रूम में, हर कैबिन में, हर एरिया में स्पीकर लगा हुआ है। तो ये खास बात है। ये कंपनी जो है ना, भले कंपनी के नंबर कम हो, भले कंपनी का अस्तित्व उतना ना हो, लेकिन ये सब चीजें, इथिक्स जो है ना, ये इथिक्स और प्रैक्टिस है कि सबसे अलग है। ये वैल्यूज जो है ना कंपनी को बहुत हटके बनाती है, और जो जिसको देखकर हमने उस कंपनी को ज्वाइन किया। दूसरी चीज ये कि हम 2 ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक तो है हमारा स्मार्ट मीटर लगाना, जो यूपी में स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो हमारे यहाँ से वो स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम वहाँ पे बंदों को, फ्रेशर्स बंदों को हायर करते हैं यूपी में, और उनको ट्रेन करते हैं। एक दिन का कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के ऑफिस में उनका ट्रेनिंग होता है, या फिर क्लाइंट के जगह पे उनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम लोग पूरा किट प्रोवाइड करते हैं, जो सेफ्टी किट होता है उनको वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनको मीटर लगाने के लिए जॉब पे लगाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन हमने 200 लोगों को पिछले 3-4 महीनों में हमने जॉब पे लगाया, जो आज वर्किंग है। उसके साथ साथ हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इससे पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था लाइट इंडिया प्रोजेक्ट का, जो हमने शुरू किया था गोडा में। बिहार के एक एरिया है गोडा, वहाँ पे शुरू किया। वहाँ भी हम लोग गांव से बंदे उठाकर उनको ट्रेन करके हम लोग उसको लाइट इंडिया प्रोजेक्ट में जॉब पे लगा रहे हैं। जो जैसे टाटा हो गई, अदानी हो गई, और भी जो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो उनका टावर बनाने का काम होता है। तो हम लोग आज एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मतलब सोच भी नहीं सकते, और जिनको बहुत आवश्यकता है जॉब की। तो कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ना, वो बहुत हटके है और बहुत कुछ ऐसा कर रही है और आगे भी करने वाली है जो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता। देखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो एक पल होता है पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब, और वो जॉब देने का कार्य आप करते हैं। ऐसे अच्छे नेक कार्य तो सबसे नेक है, और ऐसे ही आप करते रहिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं। जब सांप आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, आपके समय भी ऐसा कुछ आया रहेगा, तो मूल मंत्र क्या है जो आदमी को संभलने का मौका मिलता है और संभलता है कैसे? इंसान को ऐसे वक्त पे सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, और टूटने की जगह पे अपने आप को मजबूती से खड़ा करना चाहिए, और फिर लग जाना चाहिए हर ताकत के साथ कि अब अगर ऐसा वक्त आया है तो उसको सीधा करने के लिए तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना, हमें तो काम करना पड़ेगा। अगर हम बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर कैसे होगा? और जब जिम्मेदारियां सर पे होती है ना, तो हमें वो टूटने नहीं देती, बैठने नहीं देती और गिरने नहीं देती, वो हमें खड़ा रखती है। सच्ची बोलते हैं कि डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहिए, टूटिए मत, आगे बढ़ते रहिए, और आपका भी जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति होगा, आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य मिलेगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।